Good morning, students. Today we are doing the solution of sample paper first of political science. Before we start this solution of sample paper, there are some general instruction for the students of class 12th CBSE board examination. So the instruction are that all questions are compulsory. Section A has 16 objective type questions of 1 mark each. ए सेक्शन में 16 क्वेश्चन होंगे और हर एक का वेटेज 1 मार्क होगा. सेक्शन बी हैज़ 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस 17 and 18 हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. क्वेश्चन नंबर 19 to 22 2 मार्क्स के होंगे और इनकी जो वर्ड्स लिमिट है 40 वर्ड्स दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 23 to 27 4 मार्क्स के होंगे और 100 वर्ड से ज़्यादा इनका आंसर नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 28 and 29 ये मैप और आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के होंगे. और क्वेश्चन नंबर 30 से और 32 ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जहाँ हर क्वेश्चन में आपको एक क्या मिलेगी, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें से 2 में से आप कोई भी एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं. और इनकी वर्ड्स लिमिट है आपकी 150 वर्ड्स. Your question number 1 is, which one of the following was not given primary by the makers of the Soviet system? तो इसका आंसर होगा नो स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, क्योंकि जितने भी कम्युनिस्ट नेशन है उनकी इकोनॉमी के ऊपर हमेशा स्टेट का क्या होता है, कंट्रोल होता है. सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड इन 2014. आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चाइना गेट इंडिपेंडेंस? चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राजीव गांधी वॉज एसोसिएटेड बाय ए श्रीलंकन तमिल लिंक टू द लिटे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम. इट वॉज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ राजीव गांधी इन द तमिलनाडु स्टेट. क्वेश्चन नंबर 5, DAS was set up in 1995 as the successor to the General Agreement on Trade and Tariff. तो GATT का जो सक्सेसर ग्रुप बना था वो WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1 January 1995 को क्या हुआ था, बना था. RSS स्टैंड्स फॉर, तो RSS किसके लिए स्टैंड करता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSF? सो WSF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड सोशल फोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ 1989? मिस्टर वीपी सिंह. और वीपी सिंह ने ही 27% रिजर्वेशन दिया था SEBC को, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, विच वॉज रिकमेंडेड बाय द मंडल कमीशन. After 1991, it broke apart with the several provinces like Croatia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina declaring independence. तो आंसर होगा आपका यूगोस्लाविया. यूगोस्लाविया डिफरेंट टेरिटोरी के अंदर क्या हो गया था, प्रोविंसेस के अंदर बट चुका था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ दिल्ली वेयर द झुग्गी झोपड़ीज वर फोर्सिबली रिलोकेटेड इन द बैरन एरियाज अक्रॉस द रिवर यमुना. तो उसका आंसर होगा तुर्कमान गेट. कौन सा आंसर आ जाएगा, तुर्कमान गेट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद अली क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन हु अपोज्ड अमेरिकाज इराक इन्वेजन. When America invaded over Iraq, there were 2 members of European Union who opposed. Answer is Germany and France. Next question, Muhammad Ali Jinnah addressed the Constituent Assembly of Pakistan in Karachi on. तो आंसर आ जाएगा 11th of August 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज. तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इज a very strong point for India to become the permanent member of UNSC, United Nations Security Council. Next question number 14 आपका क्या है, which Indian industries have been hit by globalization? तो टॉय मेकिंग जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुई है, हिट हुई है, जिस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच अलायंस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989? आंसर हो जाएगा नेशनल फ्रंट. कौन सा हो जाएगा, नेशनल फ्रंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शंस इन डैश लेड एन एरा ऑफ कोलिजन विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी. तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1989 से ही हमारे इंडिया के अंदर जो गठबंधन और गठजोड़ वाली जो सरकारें थी वो क्या हो गई थी, बनना शुरू हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाइनाज एक्सेशन टू WTO, तो ये 2001 के अंदर हुआ था। चीन जो WTO का मेंबर बना था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU ये 1992 में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये 1957 में बनी थी। और ये आसियान रीजनल फॉर्म जो है वो 1994 के अंदर बना था। तो इसमें ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आ जाएगा। पहले पे सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। On 14-15 August 1947, not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan. This was a result of the partition, the division of British India into India and Pakistan. And for this, the 2 nation theory was responsible. The drawing of the border demarcating territory of each country marked the culmination of political development that you have read about in the history textbook according to the 2 nation theory, which was advanced by Muslim League, that the British India is not one nation, it is for 2, Hindus and Muslim. That's the reason that हिंदू के लिए इंडिया और पाकिस्तान जो था वो मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था, उसकी डिमांड रखी गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु गेव द थ्योरी ऑफ 2 नेशन। तो इसमें आंसर आ जाएगा मोहम्मद अली जीना, और अगर यहाँ पर मुस्लिम लीग भी होता तो भी सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनल जोन्स एक्सक्लूड। तो इसमें जो कम्युनल जोन्स थे उसमें कौन से शामिल नहीं थे। अगर एक्सक्लूड का पूछ रखा है तो आपका जम्मू एंड कश्मीर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कम्युनल जोन्स, और अगर इंक्लूजन कहा जाए तो लाहौर, कोलकाता और जो अमृतसर थे ये मोस्ट अफेक्टेड कम्युनल जोन्स थे ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इसका आंसर अगर इंक्लूड आता है तो इसमें जो बी आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। और एक्सक्लूड है तो उसका कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंक्लूजन में जो आपके रिलीजन बेस्ड जो थे वो कम्युनल जोन्स के अंदर कन्वर्ट हुए थे, जैसे अमृतसर था, कोलकाता था, लाहौर था, ये वो रीजन्स थे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर ऑफ डेथ वॉज मोस्ट एब्रप्ट अनप्लैन्ड ईयर इन द हिस्ट्री। तो 1947 का जो एक मोस्ट एब्रप्ट और अनप्लैन्ड ईयर था, क्योंकि इसमें माइग्रेशन हुआ था फोर्सबली, हिंदुओं को और जो मुसलमानों को क्या किया गया था, बॉर्डर के इस पार और उस पार आना पड़ा था। ये काफ़ी एक ट्रेजिक इंसिडेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। विच वन स्टेट गोट डिवाइडेड ऑन बाइलिंगुअल बेसिस। तो इसका आंसर आ जाएगा बॉम्बे। क्या आ जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपका पैसेज है, इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। सो here we are talking about our foreign policy with post-Soviet nations, but the strongest relation are still those between Russia and India. India's relations with Russia are an important aspect of India's foreign policy. भारत का एक मित्र जिस पर भारत हमेशा से भरोसा करता है उसका नाम रशिया है। हमेशा कश्मीर इशू के ऊपर चाहे कोई भी इशू रहा हो यूएन के अंदर, हमेशा रूस ने किसकी मदद की, भारत की मदद की है। चाहे वो ताशकंद एग्रीमेंट हो, चाहे वो आपका 1971 के अंदर जब अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान एक तरफ हो गए थे, उस समय रशिया ने भारत को सपोर्ट किया था। और 1971 में 20 ईयर पीस ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी इंडिया और रशिया ने। India-Russian relations are embedded in a history of trust and common interest and are matched by the popular perceptions. India's heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries. One can hear Hindi film songs all over the region and India is the part of popular memory. आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, since the third way had been ruled out, what were the only 2 ways controlling the economy? सो इसमें आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड शॉक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। तो रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रिलेशंस विद डैश आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। इट मीन्स हु बिकेम द सक्सेसर member of USSR, that is now Russia. So these are the 1 mark questions of your examination. Now section C is start and the first question of section C is explain any 2 causes that led to the formation of European Union. ऐसे कौन से 2 कारण थे जिसके कारण यूरोपियन यूनियन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा अंडर द मार्शल प्लान
an organization of European Economic Cooperation was established in 1948 to channelize aid to the West European states. Marshall at that time the foreign minister of United States of America. और मार्शल प्लान के तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का क्या हुआ था, गठन हुआ था 1948 में, जिसमें कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को क्या दी गई थी, इकोनॉमिक एड दी गई थी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Disintegration of Soviet Union in December 1991 encouraged the Western European countries to move further for regional cooperation. जैसे ही दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, वैसे ही 1992 के अंदर तुरंत आपका यूरोपियन यूनियन का क्या हो गया था, गठन हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी. So first of all, what is two nation theory? Who propounded it? Muhammad Ali Jinnah. Muslim League. Muslim League was a political organization which was founded in 1906 to represent the interest of Muslims in our country, India. So what is two nation theory? The two nation theory means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities living in India, Hindus and Muslims. This theory gave rise to the demand of two separate countries or nations, one for Muslim Pakistan and one for Hindus India. So this was the two nation theory, and according to this theory, British India is not for one people, it is for two. One is Muslim and Muslim के लिए पाकिस्तान, और सेकंड जो था वो हिंदू, हिंदू के लिए क्या बनाया गया था, इंडिया बनाया गया था. तो ब्रिटिश इंडिया का जो डिवीजन हुआ था वो किस बेस के ऊपर हुआ था, वो रिलीजन बेस पे हुआ था, आपके धर्म के आधार पर हुआ था. क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डिड कांग्रेस फेस चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन सेकेंड टाइम. यू नो दैट आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India, but during the Tashkent Agreement, his mysterious death, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी. सेकेंड टाइम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था कि कौन होगा कांग्रेस का जो नेक्स्ट जो लीडर होगा, जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, वो कौन होगा. तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ डिड कांग्रेस फेस चैलेंज ऑफ political succession second time. So answer is the Congress party faced the challenge of succession for second time in 1966 after the death of Lal Bahadur Shastri. लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान, आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, इंडो पाक वॉर इन 1965. This challenge started with an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi to be resolved through a secret ballot. अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई, उस समय दो कॉम्पिटिटर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक मोरारजी देसाई थे, एक इंदिरा गांधी थी. अब दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन हुआ था एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा हुआ था. बट डिसाइडेड था कि इंदिरा गांधी ही देश की अगली प्रधानमंत्री होगी, क्योंकि एक सिंडिकेट, एक पावरफुल ग्रुप था सीनियर लीडर्स का कांग्रेस के अंदर, जिन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग स्पॉट मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपी. और इस सीक्रेट बैलेट में 2/3 बहुमत से कौन जीती, आपकी इंदिरा गांधी जीती, और मोरारजी देसाई को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया. Thus a peaceful transition of power despite intense competition for leadership was seen a sign of maturity of India's democracy. अब एक पीसफुल क्या हो गया था, सक्सेशन हो गया था, जिसके द्वारा ये एक साइन दिखता है कि भारत का जो लोकतंत्र था वो कितना मैच्योर हो चुका था, कि किस तरह से एक इंटेंस राइवलरी को बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट लीडर्स मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को कितना पीसफुली क्या कर दिया गया था, सॉल्यूशन कर दिया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच वे डिड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट. आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, Eastern Bloc, Western Bloc. Eastern Bloc was headed by USSR and Western Bloc was headed by United States of America. India did not want to lose its hard-earned sovereignty to become the member of either of the one group like Eastern and the Western. That was the reason that India and 4 other nations like the Ghana, like the Yugoslavia, Indonesia, Egypt, they gave the third option to the newly decolonized countries. That name was non-aligned movement. आंसर क्या हो जाएगा, the most important basic principles
ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट एज इट्स बेस। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार था गुट निरपेक्षता, कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है। A country with newly attained freedom could not interface in the international affairs. At the same time, India was facing manifold internal problems and could not afford to snap its relation with either of the two blocs. At that time, several problems were faced by India, like the poverty, like unemployment, like illiteracy. So इंडिया जो इतनी हार्ड अर्निंग सोवरेनिटी थी उसको इजीली यूज नहीं करना चाहता था। दैट्स वाज द रीजन कि इंडिया ने अपना एक थर्ड ऑप्शन दिया जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट, इट सेफगार्ड द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इंडिया ने नेम को क्यों अपनाया? सिंपल सी बात थी कि जो इतने सालों की गुलामी के बाद जो आज़ादी मिली थी उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भारत देश ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्या किया था, अपनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वार्सा पैक्ट क्या था? अब नाटो 1949 में बनाया गया, सेटअप किया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। अब उसके जवाब में एक पैक्ट बनाया गया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, और जो किसके द्वारा हेडेड था? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा हेडेड था। सो व्हाट डू यू मीन बाय वार्सा पैक्ट? The Warsaw Treaty Organization came into existence 9 days after the West Germany's entry as a full member into the NATO. The USSR took the initiative in the establishment of Warsaw Pact, which came into existence in May 1955. अब वार्सा पैक्ट कब आया? 1955 में आया। वार्सा पैक्ट was a treaty of friendship, cooperation and mutual assistance. The treaty was signed for a period of 20 years. ये 20 साल के लिए साइन की गई थी। It डोर्स वर ओपन टू ऑल यूरोपियन स्टेट्स, इसके दरवाजे सभी यूरोपियन राज्यों के लिए खुले हुए थे। द मेन एम ऑफ वार्सा पैक्ट टू काउंटर द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नाटो, नाटो के प्रभाव को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए वार्सा पैक्ट को क्या किया गया था? यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। नाउ सेक्शन डी एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क इज डिस्क्राइब एनी 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। Nehru, Pandit Nehru was the architect of India's foreign policy, and what were the 2 major objectives of his policy? Answer is, the first one was to preserve the hard earned sovereignty. इतनी मुश्किल से जो आज़ादी मिली थी, संप्रभुता मिली थी, उसको बचाना ही एकमात्र उद्देश्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो किसके द्वारा? नॉन अलाइनमेंट के द्वारा क्या कर रहे थे? अपना रहे थे। To protect territorial integrity and to promote rapid economic development. These were the important objectives of the India's foreign policy at that time. Pandit Nehru became the Prime Minister and the Foreign Minister of India from 1946 to 1964. So the complete foreign policy of our country, India, was run and architected by Pandit Nehru. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर। क्यूबा वॉज ए स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ सोवियत यूनियन एंड वॉज एन, यहाँ पर सोवियत यूनियन नहीं आएगा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा, मिसप्रिंट है। क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड नेशन था अमेरिका के पास एंड वॉज एन एली ऑफ द सोवियत यूनियन, परंतु ये किसका साथी था? ये सोवियत यूनियन का फॉलोअर था। इन 1962 निकिता क्रुश्चेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस लीडर अंडर फायर। अब जैसे ही निकिता क्रुश्चेव जो हेड थे यूएसएसआर के, क्यूबा के जो हेड थे उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो, और उस समय जो यूएस प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। तो 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने अपनी एक न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो सेटअप था वो क्यूबा के अंदर स्थापित कर दिया। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो किसकी रीच में आ चुका था? वो आपकी परमाणु शक्ति की काफ़ी ज़्यादा रीच के अंदर आ चुका था। सो दिस वॉज द फियर ऑफ फायर। उनके दिमाग में डर था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है यूएस के इंटरेस्ट के लिए। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वॉज रेलुक्टेंट टू न्यूक्लियर वॉर बट वॉज डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा इन ऑर्डर टू सेव हिज नेशन। अब जॉन एफ कैनेडी कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते थे, परंतु वो चाहते थे कि जो आपके निकिता क्रुश्चेव हैं जिन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप किए वो उनको वापस क्या कर ले, वहाँ से हटा ले, ताकि वह अपने देश को क्या कर सके, सुरक्षित कर सके।
Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ship heading to Cuba as a way of warning to USSR of its seriousness. यही कारण था कि जॉन एफ कैनेडी ने अपने जितने भी वॉरशिप्स थे उनको ऑर्डर दे दिया कि किसका रास्ता रोकना है, यूएसएसआर के जितने भी शिप्स हैं उनका रास्ता रोकना है और उनको वार्न करना है. A clash seemed imminent in what came to be known as Cuba Missile Crisis, but both the sides decided to avoid war. Thus, the world was saved from the Third World War. और इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन निकला कि जॉन एफ कैनेडी ने जो वार्निंग दी उसका क्या रिजल्ट हुआ कि निकिता क्रुश्चेव ने अपनी जो मिसाइल्स थे उनको वापस ले लिया और यूएसए ने कहा कि वी वुड नेवर इन्वेड ओवर क्यूबा इन द नियर फ्यूचर. हम कभी भी निकट भविष्य में हम क्यूबा के ऊपर क्या नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे. सो दिस इंसिडेंट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. Mention any 4 realities that have changed the world politics after the Cold War. कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन से 4 वास्तविक क्या आए थे, परिवर्तन आए थे? The world was restructured after the Cold War. Following were the realities that changed the world politics after the Cold War. First, the Cold War ended with the disintegration of USSR in 1991. शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हो गया, which led to the emergence of 12 independent republics carved out of the USSR, which eventually made the Commonwealth of Independent States. और ये जो 12 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे इन्होंने अपना CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया. The Cold War had divided the Berlin in very beginning. In 1961 there was a Berlin Wall construct and this was the symbol of the division of Europe. That East Berlin was headed by USSR and West Berlin was headed by United States of America. But this Berlin Wall was toppled on 9th of November 1989. 9 नवंबर 1989 को उस दीवार को क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था. However, with the end of Cold War, the Berlin became the capital of the United Germany. Next, the significant reality in the post-Cold War era which the world witnessed was the ending of bipolarity and emergence of United States of America as the sole superpower, which eventually demanded an end to arms race. अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बटी, फिर एक ध्रुव खत्म हो गया तो यूएस हिजेमनी का जो एक पीरियड था वो क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था. द यूएस मेड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज द न्यू डोमिनेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच लेड टू द नियर डेथ ऑफ कम्युनिज्म. एंड नाउ एक ही इकोनॉमिक मॉडल वर्ल्ड के अंदर रह गया था जिसका नाम क्या था, कैपिटलिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म क्या हो चुका था, दम तोड़ चुका था विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. नेक्स्ट इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, What steps should be taken to strengthen the United Nations Organization? हम UNO के अंदर किस तरह से हम उसको और ज़्यादा क्या बना सकते हैं, मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं. In order to strengthen the UNO, following steps can be taken. First, reform of the organization structure and processes. This step should be taken to increase the permanent and non-permanent member in the United Nations Security Council so that it can represent contemporary world politics effective and a better way. At present there are 15 members, 5 permanent and 10 non-permanent. अब इनके नंबर को इंक्रीज करने की डिमांड है ताकि इसको और ज़्यादा क्या किया जा सके, रिप्रेजेंटेटिव दिया जा सके. नेक्स्ट है टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द यूएन्स बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. हमें यूएन के बजटरी प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. सेकेंड है रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट विल फैसिलिटेट द फॉलोइंग. फर्स्ट, ग्रेटर रोल ऑफ यूएन इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. और ज़्यादा अपनी भूमिका को अदा करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस को ताकि वर्ल्ड पीस को और सिक्योरिटी को बना कर रखा जा सके. लिमिटिंग द रोल ऑफ यूएन टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क. और यूनाइटेड नेशंस का इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, विकास और जो मानवता का जो कल्याण है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो जुरिडिक्शन है, जो एरिया है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव एनी 4 suitable arguments in favor of India being a staunch supporter of the decolonization process and in firm opposition to racialism.
कोई ऐसे 4 तर्क दीजिए जिससे कि दिखे कि इंडिया डिकोलोनाइजेशन उपनिवेशवाद के खिलाफ है और रैशनलिज्म जो आपका एक एपार्थाइड सिस्टम था इन जैसी कुरीतियों के खिलाफ है। तो हमें 4 कोई भी ऐसे सुटेबल क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। We are agree with this statement and these are the 4 following points which shows that India is against of the decolonization process and against the racialism. The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। जिस समय पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बटा था, उस समय शांति को कायम करने के लिए भारत ने एक अलग रास्ता चुना जिसको हम नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। By reducing the Cold War confrontation and by contributing human resources to UN peacekeeping operations. भारत हमेशा से जो peacekeeping operations होते हैं represented by United Nations, इंडिया ने उसमें हमेशा contribute किया है। India did not join either of the 2 camps during the Cold War era. India wanted to keep distance from the military alliances led by US, NATO and Soviet Union Warsaw Pact against each other. During the Cold War, the US-led North Atlantic Organization and Soviet-led Warsaw Pact came into existence. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यो कॉलोनियल इन्वेजन। जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर सुएज कैनल को लेकर आक्रमण किया तो भारत ने लीडरशिप दी थी उस प्रोटेस्ट को जो उसने ब्रिटेन के खिलाफ क्या किया था, शुरू किया था। इन द सेम ईयर व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमेशन। जब यूएसएसआर के ऊपर यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर इन्वेड किया तो भारत ने इस पब्लिक कॉन्डमेशन, इस आलोचना के अंदर क्या नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इसके ऑप्शन वाला है, हाउ डिड द सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट द अपोजिशन ऑल्सो। किस तरह जो इंडो चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने अपोजिशन को भी क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था, अफेक्ट किया था। देखते हैं। द सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। दिस and the growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India. The pro-USSR faction remained within the CPI. Those people, those who supported the Russian ideology, they remained inside the Communist Party of India and moved towards closer ties with the Congress. The other faction was for some time closer to China and was against any ties with the Congress. The party split in 1964 and the leader of the later faction formed the Communist Party of India, Marxist. In the wake of the China war, many leaders of CPIM were arrested for being pro-China. 1964 के अंदर सीपीआई पार्टी का क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था, सीपीआई एंड सीपीआईएम। सीपीआई जो रशियन आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करती थी और सीपीआईएम जो चाइनीज स्पॉटेड थे और अगेंस्ट ऑफ द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन थे। अब जब 1964 के अंदर जब इनका बंटवारा हुआ था तो एक रिफ्ट बन गई थी कि जोज पीपल दोज हु स्पॉटेड द चाइनीज आइडियोलॉजी दे बिकम द पार्ट ऑफ CPIM and those who supported the Russian ideology they become the part of CPI, Communist Party of India. Next जो आपका क्वेश्चन है कि what are the negative impacts of globalization? So the first negative impact is globalization has not generated much more employment opportunities because it needs highly skilled people only. अब globalization की जो पहला आलोचना है वो हम इस आधार पर कर सकते हैं कि only skilled people get benefit from where? From the globalization. This globalization process is failed to remove poverty from unemployment and terrorism from our world. ये तीनों ही बीमारियों को ख़त्म करने में globalization क्या रहा है, फेल रहा है। The foreign companies focus on their profit orientation project only in the place of social welfare. जितनी भी MNCs हैं वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए क्या करती, किसी कंट्री में अपनी यूनिट को सेटअप करती, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है, इट हैज़ वाइडेंड इनकम डिस्पैरिटीज बाय मेकिंग द रिच मोर रिचर एंड पुअर मोर पुअरर। अब गरीब और अमीर के बीच का जो एक गैप है वो और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है और उसका रीजन हम किसको मानते हैं, ग्लोबलाइजेशन को मानते हैं। Gradually, globalization is also a reason for depletion of the flora and fauna in the country, and even farmers are supposed to well educated if they want to use modern methods of cultivation. अगर हमारे देश के अगर लोग
क्या करना चाहते हैं, फार्मर अगर मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेटेड होना पड़ेगा. सो दीज आर सेवरल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट आपका सेक्शन ई आता है और सेक्शन ई में आपके दो क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. तो पहला है इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 5 स्टेट्स. यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया दे रखा है जिसके अंदर 5 स्टेट हमने यहाँ पर मार्क कर रखे हैं और हमें ये जो टेबल है इसको क्या करना है, फिल करना है. तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको पढ़ते हैं. द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास. तो ये बिहार के थे कर्पूरी ठाकुर. तो फर्स्ट हम यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे ए और जो कंसर्न स्टेट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे बिहार. क्या लिख देंगे, बिहार. सेकेंड है द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज. अब के कामराज जिन्होंने मिड डे मील स्टार्ट किया और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे वो कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे. तो सेकंड में हमें यहाँ पर बी फिल करना है और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु. नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है, द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर. जब भी समाजवाद की बात आती है तो उत्तर प्रदेश उसका एक मेन बेस रहा है और रामन और लोहिया हम यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट फोर्थ क्या है, द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु अंडरटुक द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज रिलेटेड विद गुजरात. तो यहाँ हम डी लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुजरात. नेक्स्ट है फिफ्थ, द स्टेट वॉज वेयर आर्टिकल 370 वॉज रिवोक्ड, दैट वॉज जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है स्टडी द कार्टून गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 symbols, that is the Great Wall of China and the mouth of dragon. These are the 2 symbols which representing which country, the China country. Which country does the given cartoon refer to? तो इसका आंसर आ जाएगा चाइना. ये चाइना को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. आइडेंटिफाई द 2 symbols in the cartoon. This is the mouth of dragon and this is the Great Wall of China. Where does the cartoon place related in with the international power politics? It shows the emergence of economic power of China. और ये माना जा रहा है कि 2045 तक चाइना will cross the economy of United States of America. My dear students, today we discuss the sample paper number first except section F which have the 6 mark question. I will make another video for section F part. Today you have to learn section A, B, C, D and E part very carefully and learn every question, each and every question you have to understand and learn by watching this video. Subscribe my channel and like this video. Thank you and have a nice day.